हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस स्विच ऑन। गाइस, हम लोग कर रहे थे चैप्टर विश्व का भूगोल दृश्य की क्विक बुक से। चैप्टर नंबर 24 चल रहा था, जो कि है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी। एक पार्ट कर चुके, दूसरे पार्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हमारा देखिए, हम भूकंप कर चुके थे, सुनामी कर चुके थे। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है ज्वालामुखी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ज्वालामुखी करेंगे गाइस। और दोस्तों, फिर से वही चीज, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। चलिए, बाकी आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा है। काफी दिन बाद मैंने भी अपनी वीडियोस बनाने स्टार्ट किया है, बट ठीक है, अच्छा है। और guys, एक चीज ये कि अगर आप लोगों को घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी दृश्य है, इसकी क्विक बुक चल ही रही है। इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें। ऐसे करते करते हम अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको पूरा कर लेंगे। चलिए, ज्वालामुखी की हम बात करते हैं। यहाँ लिखा, ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक संचलन से है। इससे इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक परतों में पेरिडोटाइट के गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। समझिए अब क्या कह रहा है ये। देखिए, ज्वालामुखी कैसे आती है। जो अंतर्जात बल होते हैं ना, पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहे होते हैं वो होता है अंतर्जात बल। इसकी वजह से ज्वालामुखी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उसमें क्या होता है कि मैग्मा मैग्मा होता है। यहाँ पे क्या होता है, आकस्मिक संचलन अंदर चल रहा होता है, कुछ ना कुछ घूम रहा होता है, फिर रहा होता है। ठीक है, तो आंतरिक परतों में क्या होता है, पेरिडोटाइट एक चीज है। पेरिडोटाइट का गलन होता है जिसकी वजह से मैग्मा बनता है। यही मेन चीज होती है ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, किसी तरह से ये बाहर निकलती है। देखिए, जब इसने कहा, यदि यदि मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों परतों को तोड़ते हुए सतह पर पहुंचती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत लावा के अतिरिक्त गैस, राख, तरल पदार्थ, ये सारी चीजें पृथ्वी की सतह पे पहुंचती है। यानी कि जब ये जो गला हुआ पदार्थ होता है ना, तो गाइस, अगर ये पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, तो हम उसे मैग्मा बोलते हैं। जैसे ही वो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लावा बोल देते हैं। लावा अकेला नहीं निकलता है, उसके साथ गैस, राख, तरल पदार्थ, ये चीजें भी निकलती हैं। इस प्रकार मैग्मा की उत्पत्ति से लेकर उद्गार तक की संपूर्ण क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखीयता बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, ये वोल्केनिज्म बोलते हैं, या फिर हिंदी में ज्वालामुखीयता बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये ज्वालामुखी उद्गार पूरा सब कुछ हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक क्या है, जलवाष्प गैस निकलती है। क्या निकलती है, जलवाष्प गैस। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो गया। ज्वालामुखी से जलवाष्प के अलावा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की गैसेस भी निकलती। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि जलवाष्प तो निकल ही रही है, उसके साथ और कौन कौन सी गैसेस निकली। अच्छा, ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परतों में क्या है, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के परिणाम स्वरूप अत्यंत ताप के कारण संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है और प्लेटों के संचलन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब इसने कहा कि पृथ्वी के अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, जैसे रेडिएशन यानी कि क्या, विकिरण निकलते हैं और वो खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब रेडियो एक्टिव तत्व इनका विघटन होता है तो बहुत सारा ताप निकलता है, बहुत गर्मी निकलती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर संवहन धाराएं चलने लगती है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेटों का संचलन, प्लेटें जो है ना, चलने लगती हैं इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, मतलब इसने कहा संचलन हेतु क्या है, प्रमुख रूप से उत्तरदायी है क्या, रेडियो एक्टिव तत्व, उसका विघटन से तापमान, और फिर उसके बाद प्लेटें चलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में संवहन धाराओं के प्रभाव से प्लेटों में क्या है, अपसारी, अभिसारी और समानांतर प्लेट संचलन संपन्न होते हैं, किंतु ज्वालामुखीयता से केवल अपसारी, अभिसारी प्लेट संचलन का ही संबंध। यानी समझिए, देखिए, प्लेट जो चल रही होती है दो तीन तरीके से चलती है। कैसे, सपोज एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये। एक होता है कि एक, सपोज ये प्लेट इससे टकराती हुई नीचे चली गई। ठीक है, एक हो सकता है कि ये प्लेट प्लेट इससे टकराती हुई ऊपर चले जाए, या हो सकता है कि ये जो है ना, ये एक दूसरे से घिसटती हुई चले, कि ऐसे इस तरह से प्लेटें चलती हैं। लेकिन हम अभिसारी और अपसारी, ठीक है, अभिसारी और अपसारी दो चीजें हो गई। तो इसने कहा कि जब ज्वालामुखी की बात होती है, ज्वालामुखीयता की बात होती है, तो हम दो प्लेट संचलन देखते हैं। कौन सा, अपसारी, अभिसारी। ठीक है, ये समानांतर वाला नहीं देखते, जिसमें क्या होते हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चल रही होती है, मतलब ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, नहीं। हम कौन सी देखते हैं कि ये प्लेट ये एक दूसरे की साइड जा रही है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा है अपसारी प्लेट सीमांतर क्या है, प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत संचलन होने से घर्षण की क्रिया के फलस्वरूप दबाव में कमी के कारण क्या होता है कि शांत दरार प्रकार की जो है ज्वालामुखी की क्रिया संपन्न होती है। फलस्वरूप क्या है, महासागरीय बेसिन पर जहाँ बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक का निर्माण होता है, वहीं महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, बेसाल्टिक पठार
का विकास होता है। मतलब आप समझिए, हमने कहा अब सारी अभिसारी सीमांत मतलब वो हो रहा है, बल लग रहा है, ठीक है? मतलब प्लेट संचलन हो रहा है अब सारी अभिसारी की वजह से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अब सारी प्लेट सीमांत में क्या हो रहा है, इसने कहा ये एक दूसरे के विपरीत जा रही होती है। विपरीत का मतलब होता है कि एक इस तरफ जा रही है तो एक दूसरी तरफ जा रही है, सही है? विपरीत है। अब जब ये एक दूसरे के पास चली जाएगी, यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी? भ्रंशन की। भ्रंशन मतलब समझ लीजिए दरार पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस यहाँ पे क्या होगा इस, ये एक पूरी का पूरी एक प्लेट है, ठीक है? एक इधर जा रही, इधर जा रही, बीच में क्या पड़ जाएगी? भ्रंशन की क्रिया, यानी कि दरार आएगी। यहाँ पे शांत दरार जैसी कुछ होगा। जब दरार पड़ती है तो नीचे जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, इसी दरार से होता हुआ, ठीक है? अब हम बात करें, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें लिखा है फलस्वरूप क्या होता है, महासागरीय दो तरीके के बेसिन हो गए। मतलब दो, एक हम महासागर की बात करते हैं, एक महाद्वीप की बात करते हैं। तो महासागरीय बेसिन पर क्या होगा? लावा, ये क्या है? बेसाल्ट लावा से महासागरीय कटक कटक का निर्माण होगा, ठीक है? जैसे मतलब ये मान लीजिए एक प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये मतलब प्लेट दो अलग अलग तरफ जा रही है, तो बीच में दरार पड़ेगी, यहाँ से मैग्मा ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे आके जमेगा, ठीक है? अगर महासागर के अंदर बात करें तो इस ये क्या बन गई? महासागर के अंदर जो है महासागरीय कटक बनेगी, ठीक है? और वही महाद्वीप पे देखें तो महाद्वीपीय क्षेत्र में क्या होगा? बेसाल्टिक पठार। यहाँ पे क्या बनेगा? पठार, दक्कन, जैसे कि दक्कन का पठार, ठीक है? यहाँ पे क्या बनेगा? पठार हो जाएगा। महासागर के अंदर कटक, महाद्वीप के ऊपर पठार। अब आ जाते हैं अभिसारी। तो इसमें क्या होता है? अभिसारी प्लेट सीमांत पर क्या है? अत्यधिक घनत्व वाली प्लेटों का कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे अधिक गहराई में क्षेपण होने से तापमान व क्या होगा? दाब की अधिकता के कारण क्या है? मैग्मा की उत्पत्ति होती है। और जब यदि मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है तो क्या होता है? महाद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी पर्वत और महासागरीय क्षेत्र में ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। समझिए दूसरी बात, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये अब ये वाली प्लेट जाती हुई नीचे चली गई, मतलब इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इसके नीचे चली गई। अब ये नीचे जाएगी तो गलेगी, गलेगी तो मैग्मा बनेगा। मैग्मा फिर क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? मैग्मा जब बन जाएगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा, पर ठीक है, प्लेट्स के ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर महासागर में बात करें तो जो ऐसे करके बनेगा, तो महासागर में क्या बनता है? यहाँ पे ऐसे ज्वालामुखी जब मैग्मा ऊपर आता जाएगा, ऊपर आता जाएगा, तो वो सपोज यहाँ पे ये है समुद्र तल, नहीं सॉरी, समुद्र की ऊपर वाली सतह जो हमें दिख रही होती है, ठीक है? और यहाँ पे है ये समुद्र का तल, तल तल तल, ठीक है? तल, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ ऐसा हो रहा है और लावा ऊपर निकलता है और जमता है, निकलता है, जमता है, और वो यहाँ दिखने लगता है। तो महासागर में ये ना फिर एक द्वीप जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? द्वीप जैसा। लेकिन वहीं अगर महाद्वीप में ऐसा कुछ हो रहा है तो गाइस ये भी ऊपर की तरफ दिखेगा, तो इसको आप क्या कह देते हैं? महाद्वीप में पर्वत कह देते हैं। क्या कहेंगे? पर्वत। लेकिन अगर महासागर के अंदर हो रहा है तो ऊपर तक दिखने लगेगा, वो द्वीप का निर्माण करेगा, ठीक है? देखिए महाद्वीप पे वही क्या बनेगा? ज्वालामुखी पर्वत बनाएगा, जैसे एंडीज हो गया, ठीक है? और महासागर में वही ज्वालामुखी द्वीप बनाएगा। जैसे आप जापान देखते हैं ना, जापान, तो ये कुछ इसी तरह का है, ठीक है? ज्वालामुखी से क्या है कि उसका जो मैग्मा बाहर निकलते निकलते लावा मतलब ठंडा होता गया और वो क्या है, आपको समुद्र से थोड़ा ऊपर दिखने लगा, ठीक है? वहीं पे लोग रहने लगे। जापान, ये पूरा का पूरा देश वैसा ही है कुछ, ठीक है? या आप अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कह लीजिए, ये भी कुछ वैसा ही है, ठीक है? ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है? ये और भी बहुत सारे। चलिए अब है ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं। देखिए टाइप ऑफ, एक मिनट दोस्तों, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ज्वालामुखी के प्रकार। यहाँ पे लिखा है सक्रियता के आधार पर, ओके, ठीक है, सक्रियता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर। यहाँ पे लिखा है आ, हाँ, अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर, राइट? तो देखिए सक्रियता के आधार पर अगर बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सुसुप्त होता है, एक मृत होता है। मतलब सक्रिय यानी कि जो समय समय पे जिसमें ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। एक सुसुप्त होता है जो कभी कभी होता है, मतलब आज हो गया, फिर 5-6 साल बाद हुआ, फिर उसके 5-6 साल बाद हुआ। मतलब ये है कि आप उसे मरा हुआ मृत नहीं कह सकते, हाँ, उसमें थोड़े थोड़े सालों में होता रहता है। एक हो गया मृत, यानी कि कभी था ज्वालामुखी, अब उसमें मतलब अब ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार नहीं हो रहा है वहां पे। विस्फोटकता के आधार पर बात करें तो शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी होता है, एक होता है केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का। एक मतलब ऐसा ज्वालामुखी जो क्या है, हो तो रहा है, ज्वालामुखी क्रिया तो हो रही है उसमें, लेकिन इतनी शांत है, मतलब आराम आराम से लावा निकल रहा है कहीं, ठीक है? ये विस्फोटक प्रकार का हो गया, वो तेजी से लावा बाहर की तरफ निकलता है।
भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे होता है। एक होता है प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। मतलब हमने कहा तो भैया जो सारा महाद्वीप है या महासागर है, प्लेटों पर है। ठीक है, सपोज एक ये प्लेट है, कौन सी है? इंडियन प्लेट, मान इंडियन नहीं, मान लीजिए कौन सी प्लेट है? ये पैसिफिक वाली प्लेट है। कौन सी है? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत वाली। ठीक है, तो इसने कहा एक हो सकता है कि इस प्लेट के चारों तरफ हो, ठीक है, प्लेट के सीमांत पे हो, बिल्कुल कोने कोने पे, ठीक है। एक हो सकता है ज्वालामुखी उद्गार कहाँ हो? प्लेट के बीच में, जैसे अंतः प्लेट ज्वालामुखी अंदर होगा, ये प्लेट के अंदर कहीं होगा। लेकिन ये प्लेट सीमांत पे, ये जो ये किनारे वाली लाइन होती है ना, ये सब सीमांत होता है, यहाँ पे हो सकता है। फिर अम्लता क्षारीयता के आधार पे देखें तो यहाँ पे लिखा है पिलियन तुल्य हो सकता है। फिर इसमें लिखा है वल्केनियन तुल्य हो सकता है। फिर स्ट्रोम्बोली तुल्य हो सकता है, हवाईयन तुल्य हो सकता है, विसुवियस या फिर आपका प्लीनियन तुल्य हो सकता है। ठीक है, ये क्षारीयता और अम्लीयता के आधार पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिएगा, इस आगे बढ़ा जाए, कुछ दिक्कत आ रही है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सक्रियता के आधार पर पहले, तो इसमें लिखा है सक्रिय ज्वालामुखी, वे ज्वालामुखी जिसमें जो है समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है, अतः वर्तमान में क्या है? उद्गार हो रहा हो, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे आपका है लिपारी द्वीप समूह, यानी कि यहाँ पे इटली का स्ट्रॉम वैली स्ट्रम्बोली, ठीक है। इसे हम देखिए, फिर समझते हैं। देखिए, जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हैं ना, तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं? यूरोप में। यूरोप में कहाँ पे पहुंच रहे हैं? इटली, ठीक है। ये आपका इंडिया है, यहाँ से होते हुए ईरान वीरान से कहीं से होते हुए आप ऐसे ऐसे पहुंच गए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पूरा का पूरा अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर यूरोप चलता है, ठीक है। ये यूरोप वाला एरिया है, ये एशिया वाला एरिया है, जहाँ रशिया है, मंगोलिया, चाइना, ऐसे करके इंडिया यहाँ पे, ठीक है। तो यूरोप में इधर कहीं आप देखिए कि हाँ, आपको मिलेगा इटली, ठीक है। इटली में है लिपारी द्वीप समूह, लिपारी द्वीप समूह इटली का ही एक पार्ट है, आपको यहाँ कहीं पानी में दिख जाएगा। वहां का है स्ट्रम्बोली, एक ज्वालामुखी है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ? ये वाला जो एरिया है ना, जो खाली दिखा है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। यहीं पे कहीं आपको मिल जाएगा ये इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। यानी कि इसमें से ना ज्वालामुखी उद्गार होता रहता होगा, तो वो आपको लाइट की तरह दिखने लगता होगा, तो आपको प्रकाश स्तंभ जैसा दिखेगा। दूसरा है माउंट एटना, ये भी कहाँ पे मिलेगा गाइस? इटली में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये भी इटली में मिलेगा। चलिए, ये इटली कहाँ है आप लोग समझे, ढूंढना आसान हो जाए। इक्वाडोर का क्या है? कोटोपैक्सी। अब जब देखिए, यहाँ हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे होता है साउथ अमेरिका, ठीक है। अब कोटोपैक्सी इक्वाडोर आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। इक्वाडोर एक देश है साउथ अमेरिका में, तो वहां पे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। ये भी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हमारा ही है, तो आप जानते हैं। वहां पे एक है बेरन द्वीप, ठीक है, वहां पे आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी मिल जाएगा। ये भारत का एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है, ठीक है। फिर है माउंट एरेबुस, ये कहाँ है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, ठीक है। जब सारे सारे महाद्वीप ऊपर में, अंटार्कटिका महाद्वीप एक नीचे है, ठीक है, बर्फ से ढका हुआ। फिर है मोना लाओ, ये कहाँ पे? हवाई द्वीप समूह में मिल जाएगा, ये आपको अमेरिका वाली साइड पे मिल जाएगा। फिर इसमें लिखा है म्यून, यानी कि फिलीपींस, ये भी आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया में आपको फिलीपींस मिल जाएगा, वहां पे है म्यून। ये सारे कौन से हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अभी गाइस आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त का मतलब क्या होता है? कभी हो रहा है उद्गार, बहुत बहुत सालों में हो रहा है। ये ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहते, लेकिन कभी कभी सक्रिय हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही खत्म हो गए, नहीं। कभी कभार कुछ सालों में ये इसमें से ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। सुषुप्त ज्वाला, जैसे जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ठीक है। जापान, जापान आप जानते हैं कहाँ पे? एशिया में ही है, चाइना के साइड में जाएंगे जापान दिखेगा। इटली का है, इटली आप जानते हैं कहाँ है? विसुवियस, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो है नारकोंडम। तो अपने वाला इंडिया वाले तो आप याद रखिएगा, ठीक है। जैसे बैरन द्वीप वाला हो गया, नारकोंडम हो गया। फिर है एक हो गया शांत या मृत ज्वालामुखी, तो ऐसी ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे अरसों अरसों से कोई भी क्या है? उद्भेदन नहीं हुआ है, भविष्य में भी हमें लगता है कि नहीं ही होगा, वो मृत ज्वालामुखी हो जाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए जरा, जैसे तंजानिया। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में। गई अब देखिए, मैप लेके आपको ही बैठना पड़ेगा, मैं बात एक बार दिखा। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपको अफ्रीका दिख जाएगा, यहाँ पे आपका यूरोप होता है, इसके इधर होता है एशिया महाद्वीप, ठीक है, उसी में हमारा भारत भी आ जाता है, और यहाँ पे होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे आपको दिखेगा तंजानिया। अब ढूंढने का काम आपका, यहीं कहीं दिख जाएगा, ठीक है। तंजानिया का कौन सा है? किलिमंजारो। फिर म्यांमार, आपको पता है म्यांमार हमारे साइड में है, तो पोपा पोपा ज्वालामुखी, ये सब मृत है। ईरान का डेनबर,
एक मिनट दोस्तों, फिर से सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ईरान का देमबंद देख लिया हमने। ये ईरान कहाँ है? जब आप भारत से थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का क्या है? कौन का गोवा। अर्जेंटीना कहाँ मिलेगा? ये साउथ अमेरिका है, यहाँ कहीं मिल जाएगा आपको। फिर इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर यहाँ मिल जाएगा साउथ अमेरिका में, वहां पे है चिम्बेराजो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सारे याद रखिएगा। पाकिस्तान का कोए सुल्तान, ये तो आप सबको पता है कहाँ पे है। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ है, बाकी ढूंढने का काम आपका है। ठीक है, बाकी मैंने आपको देश बता दिए, ढूंढने का काम आपका है। कुछ मानक स्रोतों में क्या है, ईरान में स्थित बताया जा रहा है ये वाला को ए सुल्तान, कि पाकिस्तान में, ईरान में, कुछ अभी पता नहीं। चलो, अब एक हो गया। विस्फोटकता के आधार पे हम बता रहे थे, शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी, इसमें क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब ज्वालामुखी से मैग्मा का उद्गार विस्फोटक प्रकार का ना होकर दरारी प्रकार का हो, तो मैग्मा जो है कम गाढ़ा हो, तब इसे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब एक तो विस्फोटक प्रकार का ना हो, बस निकल रहा हो धीरे धीरे, और गाढ़ा भी ना हो ज्यादा। तो इसमें क्या है, मैग्मा सतह पर जो है ना दूर तक फैल जाता है और जम जाता है। जैसे कि मान लो निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकल रहा है और दूर तक चला जा रहा है, फिसलता फिसलता, ठीक है, दूर तक, और फिर जम जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उदाहरण इसने लिखा है, विशाल चट्टान से निर्मित भारत का जो है दक्कन ट्रैप कुछ इसी तरह का है। ठीक है, भारत में दक्कन ट्रैप है, वो कुछ आपका यही वाला ज्वालामुखी से बना हुआ है। तभी मिट्टी कैसी होती है यहाँ की, काली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यूएसए में आपका कोलंबिया का क्या है, स्नैक पठार। अच्छा, अब ये आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए तो मालूम ही है आपको गाइस। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बीच वाला पार्ट है यूएसए, यहीं आपको कोलंबिया कहीं मिल जाएगा। ठीक है, यूएसए में कोलंबिया। ब्राजील का पराना पठार, तो ब्राजील आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, यहाँ पे। फिर दक्षिण अफ्रीका का कहाँ पे है, ड्रेकेंसबर्ग, तो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे नीचे आपको दक्षिण अफ्रीका मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब अम्लीय और गाढ़ा मैग्मा विस्फोट के साथ जो है ना बाहर निकलता है, विस्फोट के साथ बाहर निकल रहा है, और गाढ़ा है और अम्लीय है, तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी होता है। इसमें जो है मैग्मा सतह पर ना फैलकर क्या होता है, शंकु का निर्माण करता है। यानी कि पहले वाले में मैग्मा इस तरह से जा रहा था और ऐसे फैलता जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मैग्मा गाढ़ा होता है और वो धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, आगे भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर बात करें तो प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, यानी कि अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी, यहाँ पे है ज्वालामुखी कटक बनेगा। क्या मतलब है इसका गाइस, अभी हमने पढ़ा था। अपसारी प्रकार का था, हमने कहा था ज्वालामुखी निकलेगा, समुद्र के अंदर हो रहा है, और यहाँ पे जब निकलता है तो ऐसे करके कटक बनाता हुआ चलता है। ठीक है, ठीक है, ये समुद्र के अंदर है, समुद्री कटक बनेगा, महासागरीय कटक, राइट। और अब अभी सारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ दो तरीके की, एक महासागर महाद्वीपीय टक्कर से, एक महासागरीय महासागरीय टक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो महासागर महाद्वीप की टक्कर हुई उसमें ज्वालामुखी श्रृंखला बन रही है, और जो महासागर महासागर में, वहां पे द्वीप समूह बनेगा। समझते हैं एक एक करके। चलिए, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे ही समझा दे रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे ही बढ़ते हैं। ये हम एक एक करके तब समझ जाएंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा हमें कितने टाइप के पढ़े। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। देखिए, ज्वालामुखी श्रृंखला कब बन रही है, जब महाद्वीप और महाद्वीप टकरा रहे हैं, मतलब महाद्वीप और महाद्वीप वाली प्लेटें टकरा रहे हैं। और जब द्वीप समूह पानी के अंदर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सागर वाली भी होगी, तो एक महासागर वाली, एक दोनों महासागर वाली प्लेटें टकरा रही हैं। ठीक है, यहाँ महाद्वीप वाली प्लेटें टकरा रही है, यहाँ महासागर वाली प्लेट टकरा रही, तो इससे द्वीप बन रहा है, इससे ज्वालामुखी श्रृंखला बन रही है। जैसे एंडीज पर्वतमाला आप कह लीजिए, या रॉकीज कह लीजिए, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, वो हो गई। और ज्वालामुखी कटक, ये तो समुद्र के अंदर बनेगा, साफ साफ सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गई इसे मिटा दिया हमने, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत आप समझ गए। अपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है कि अपसारी प्लेट संचलन के कारण क्या होता है, भ्रंश घाटी की जो है चौड़ाई में वृद्धि होती है। वृद्धि से क्या होता है, जब दाब में कमी होती है तब क्या होता है, पेरिडोटाइट के गलन से क्षारीय मैग्मा की उत्पत्ति होती है, और जब यही मैग्मा सतह पर आता है तो शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया से महासागरों में कटक का निर्माण होता है। मतलब समझिए, इसने कहा इसने कहा हम समुद्र के अंदर चल रहा है। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या हो रहा है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर चली गई, मान लेते हैं दरार हुई तो दरार जब बनी तो इसके बाद क्या है, अंदर जो ये एक हो गया ना पेरिडोटाइट का गलन होता है, गलन की वजह से क्या होता है, मैग्मा होता है। क्या बनता है, मैग्मा। मैग्मा इन दरार से होता हुआ ऊपर चला आता है। ठीक है, फिर ऊपर चलाता है और इस तरह से फैलने लगता है। ठीक है, उसको हम महासागर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं। अब ये कटक कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें? एक लिखा है मदर अटलांटिक कटक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागरीय कटक, ये तीन तरह के कटक यहाँ दिखा रखे हैं।
ठीक है। तो देखिए अब जब हम वो बनाते हैं विश्व मैप बनाते हैं, तो मैं तो भैया ऐसे ही बनाती हूँ, इसी में आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बाकी आप समझ ही जाओगे। तो ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका अफ्रीका, ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। हमें इतने की बात अंटार्कटिका की कहानी से हमें कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है? यहाँ होता है अंटार्कटिका। तो इतने का अटलांटिक महासागर आपको काम मिलेगा। तो ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है? जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में मिलेगा। यहाँ पे आपको कौन-कौन से कटक देखने को मिलेंगे? एक का नाम है डॉल्फिन, एक का नाम है चैलेंजर, यही मिल जाएँगे। मैप में आप देख लीजिए। हिंद महासागरीय कटक कहाँ मिलेगा? भारत के नीचे मिलेगा हिंद महासागरीय कटक। यहाँ पे सकोद्रा मिल जाएगा और चागोस कटक मिल जाएंगे। हिंद महासागर के अंदर घुस जाएंगे आप, तब ढूंढ के आइएगा। प्रशांत महासागरीय कटक, ये प्रशांत महासागर कहाँ मिलता है guys? ये है आपका पैसिफिक ओशन और ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है? यहाँ मिलेगा। यहाँ पे हवाईयन और फिर है दक्षिणी होंशु कटक, ये दोनों कटक आपको प्रशांत महासागर में मिल जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया है। बाकी अगर समझ में नहीं आया तो ये चीज दोबारा से आप देखिएगा और क्या करिएगा, अपना एटलिस का मैप मतलब अपना मैप खोल के बैठिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप खोल के हमेशा पढ़िएगा, ठीक है? अब है अभिसारी प्लेट सीमांत पर ज्वालामुखी। इसका मतलब देखिए क्या होगा। देखिए अभिसारी प्लेट सीमांत पर जहां प्लेटों की आपसी टक्कर से महासागरीय प्लेट का क्या होता है, महासागरीय प्लेट का गहराई में क्षेपण होता है, वही क्षेपण प्लेट के तापमान में वृद्धि से भूपर्कटी यानी कि क्रस्ट का वह आंशिक गलन होने के कारण मैग्मा का निर्माण होता है। यानी कि इसने कहा एक ये प्लेट है, एक प्लेट है, ये प्लेट इस प्लेट के नीचे चलेगी और जैसे ये नीचे जाएगी तापमान बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या करने होने लगेगी, गलने लगेगी, ठीक है? मैग्मा बनेगा। क्या बनेगा? मैग्मा बन गया, ठीक है? यही यही मैग्मा जब पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ क्या होता है, सतह पे आता है, तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी बनता है। यानी यही मैग्मा फिर पृथ्वी को तोड़ता हुआ ऊपर आएगा, ठीक है? तो ज्वालामुखी कहेंगे इसे। इसके द्वारा क्या है, पूर्वी प्रशांत महासागर के सहारे विस्तृत मूर्धा पर्वतों जैसे कि पर्वत क्षेत्रों में ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण हुआ और पश्चिम भाग में क्या होता है, ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। चलो अब समझते हैं ये क्या कह रहा है। तो गाइस देख लो, जब आप विश्व का भूगोल नहीं सॉरी जब आप वर्ल्ड मैप बनाते हैं ना, तो कैसे बनाते हैं? तो ये हो गया हमारा, ये कुछ हो गया, हम मान लेते हैं मेरी बहुत अच्छी ड्राइंग है, नॉर्थ अमेरिका। उसके नीचे आता है आपका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। इसके इधर है ये रशिया, ऐसे करके चाइना आएगा, ऐसे करके बनेगा। और यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है, फिलीपींस हो गया आपका, इंडोनेशिया, ये सारे द्वीप। यहाँ हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका एशिया, ठीक है? यहीं पे आपको भारत कहीं मिल जाएगा ऐसा। अब इसने क्या बोला, इसने कहा और ये पूरा बीच में क्या है, पैसिफिक ओशन, राइट? अब इसने बोला अगर पैसिफिक ओशन के पूर्व की बात करें, है ना, तो क्या बनाता है, तो ज्वालामुखी श्रृंखला बनाता है पूर्व में यानी कि यहाँ, यानी कि यहाँ, ये है ज्वालामुखी श्रृंखला। जैसे नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या दिखेगा, रॉकीज पर्वत, और साउथ अमेरिका में दिखता है एंडीज पर्वत, ठीक है? और वही पश्चिम की साइड अगर हम देखें, तो गाइस पश्चिम की साइड ना यहाँ पे आपको जापान दिखता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ये बहुत सारे द्वीप दिखते हैं, चाहे फिलीपींस का कह लीजिए आप, इंडोनेशिया का कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के इधर भी आपको बहुत सारे द्वीप दिखेंगे। तो क्या बनाता है, ज्वालामुखी द्वीप समूह बनाता है। चलिए इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई, नहीं आई दोबारा से वीडियो देखिए आगे पीछे करके। अब इसने कहा महासागरीय प्लेटों का वह भाग जहाँ क्या है, क्षेपण के बाद, क्षेपण का मतलब होता है कि परत, एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है दूसरी प्लेट को, क्षेपण के बाद क्या है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ क्या है, बेनियोफ जोन का कहते हैं, ठीक है? इसने कहा जब महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ जाती है, उनका क्षेपण होता है, उसके बाद क्या है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो उस जगह को क्या बोलते हैं, जहां पे ऐसा हो रहा है, भूकंप आ रहा है, उसको हम बोलते हैं बेनियोफ जोन, ठीक है? अब इसने लिखा है अंतः प्लेट ज्वालामुखी, इसका मतलब क्या है, ये प्लेट है, जैसे अभी हमने पैसिफिक ओशन का देखा था, इधर हमने देखा था पूरब की साइड में दो ज्वालामुखी श्रृंखला बन गई थी, यानी कि एंडीज रॉकीज बना था, और यहाँ हमने देखा था जापान और कुछ द्वीप और कुछ द्वीप देखे थे। तो ये सीमांत में बन रहे थे, कहाँ पे बनते गए, सीमांत किनारे की तरफ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंदर की तरफ बन जाए, ठीक है? ऐसे भी हो सकते हैं, चलो देखते हैं। तो अंतः प्लेट ज्वालामुखी भी देख लेते हैं। जैसे इसने लिखा इसका संबंध प्लेट सीमांत से दूर मतलब क्या है, तप्त स्थल से होता है, जो पृथ्वी के अंदर स्थित एक ऐसा स्थान होता है जहां अपेक्षाकृत अधिक तापमान होने से क्या है, मैग्मा का निर्माण होता है। ये प्लेट के सीमांत पे ना होकर बीच में होता है, ठीक है? महाद्वीप की तुलना में महासागरीय प्लेटों की मोटाई कम होती है, मतलब अगर बात करें तो ये महाद्वीपीय प्लेट है, ये महासागरीय प्लेट है, मोटाई कम। अतः अंतः तप्त स्थल से मैग्मा की महासागरीय सतह
पर आने की संभावना अधिक होती है, यानी कि इसमें जो है ना मैग्मा बाहर आराम से आ जाएगा क्योंकि पतला है। किसी एक ही तप्त स्थल से उत्पन्न ज्वालामुखी से ज्वालामुखी रेखा का निर्माण होता है, जिसके विस्तार के आधार पर प्लेट की गति की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी तप्त स्थल स्थित होता है जबकि प्लेटें गतिमान होती हैं। मतलब क्या करें। वहीं एक से अधिक तप्त स्थलों के कारण क्या है, ज्वालामुखी गुच्छे का निर्माण होता है और तप्त स्थल के लक्षण प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह के पास जो है दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें भी देखिए बहुत ज्यादा इसमें कहानी समझने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये कह रहे हैं महासागरीय प्लेट जो होती है ना, क्या होती है, पतली होती है। अब इसके नीचे कुछ ऐसा तप्त स्थल है जहाँ पे मैग्मा है ऑलरेडी, वो धीरे धीरे क्या करेगा, प्लेटों को तोड़ता वो ऊपर आएगा। अब इसने कहा जो नीचे तप्त स्थल है, जो तप्त स्थल है वो तो स्थिर रहेगा, ठीक है, वो नहीं घूमता, लेकिन जो महासागरीय प्लेटें वो घूमती है। यानी अब यहाँ से सपोज की मैग्मा बाहर की तरफ निकलना है, यहाँ जाके जम गया, प्लेट थोड़ी सी आगे बढ़ गई, तो जब ये आगे बढ़ गई तो ये वाला पॉइंट ऊपर आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, ठीक है, दूसरा जो मैग्मा आया जम गया। फिर प्लेट थोड़ी और आगे बढ़ी तो ये वाला पॉइंट आगे बढ़ गया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया और यहाँ एक नया द्वीप सा बन गया। ठीक है, ऐसे ही करके आपको एक गुच्छे जैसी मिल जाएगी, गुच्छा गुच्छे टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैग्मा ऊपर आके जम जा रहा है, ठीक है, गुच्छे जैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने कहा तप्त स्थल तो रुका पड़ा, लेकिन प्लेटें चल रही हैं। ठीक है, तो ये तो यहीं पे देगा बार बार, मैग्मा को ऊपर लाएगा, लेकिन प्लेटें चल रही हैं तो अलग अलग जगह पे बनता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इससे भी जो आप समझिए ना कि जो द्वीप है ना, द्वीप वही बन रहे हैं, महासागरों के अंदर द्वीप ही बन रहे हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, जैसे इसमें एक हवाई द्वीप की बात करूं, ठीक है, यहाँ बड़े सारे द्वीप है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, तो वहां पे बड़े सारे द्वीप आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, वैसे हवाई द्वीप में भी बहुत सारे आपको मिलते हैं देखने को। ठीक है, अब दूसरा है आपका अम्लीयता और क्षारीयता के आधार पर, यहाँ पे लिखा है पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, तो इसमें लिखा है इस प्रकार की ज्वालामुखी के मैग्मा में सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होने के कारण मैग्मा अधिक कैसा होता है, चिपचिपा होता है और लवड़ी होता है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैग्मा में सिलिका ज्यादा है इसलिए वो चिपचिपा भी है और लवड़ी अम्लीय भी है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वालामुखी अधिक विनाशकारी होता है। ठीक है, इसमें प्रत्येक उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को तोड़ते हुए तोड़ता हुआ, मतलब सपोज कि पहले कोई शंकु ये बन गया था, अब दूसरा उद्गार हो रहा है तो ये यहाँ से इसे तोड़ेगा और एक नया सा ऐसा शंकु बन जाएगा। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी का नामकरण जो है पश्चिमी द्वीप समूह कैरिबियन सागर, ठीक है, के कैरिबियन सागर के पीलियन ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा। अभी कैरिबियन सागर कहाँ है भैया? देखिए, जब तक आप लोग वर्ल्ड मैप नहीं खोल के बैठेंगे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप, राइट, ये है साउथ अमेरिका, कैरिबियन सागर आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। फिर इसमें लिखा है वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, इसमें क्या है, अम्लीय एवं क्षारीय सभी प्रकार के मैग्मा निकलते हैं। मैग्मा के साथ क्या है, अधिक मात्रा में गैसों के निकलने के कारण क्या होता है, फूल गोभी के आकार के ज्वालामुखी से निर्मित बादलों का निर्माण होता है। कुछ नहीं है, इसमें समझ गए, इतनी सी बात लिखिए। फिर स्ट्राम्बोली तुल्य, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की ज्वालामुखी मैग्मा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा कम होती है, ऊपर वाले में ज्यादा थी, इसमें कम होती है और ये कम अम्लीय होता है। ठीक है, सामान्यतः इसमें क्या उद्गार बिना विस्फोट के होता है, यानी जस्ट शांत टाइप का। ठीक है, लेकिन जो इसमें मार्ग में रुकावट के कारण कभी कभी क्या होता है, विस्फोट भी हो जाता है, मतलब नीचे से जो मैग्मा निकल रहा है उसके मार्ग में अगर रुकावट हो जाती है तो वो विस्फोट के साथ भी निकल सकता है। फिर है हवाईयन तुल्य, इसमें मैग्मा का जो उद्गार होता है ना, कैसा होता है, शांत तरीके का होता है। विस्फोट बहुत कम देखने को मिलता है। लावा कैसा होता है, तरल होता है, मतलब बहुत गाढ़ा नहीं होता है और क्षारीय होता है। ठीक है, अत्यधिक तरल होने की वजह से लावा जो है ना बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, मतलब तरल है, ठीक है, तो काफी दूर दूर तक लावा इसका फैल जाता है। फिर विसुवियस तुल्य, इसका मतलब है इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा में क्या है, गैसों की अधिकता, गैस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आप विस्फोट टाइप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है विस्फोट के कारण क्या होता है, बादल बनते हैं जिसका आकार कैसा होता है, फूलगोभी के समान होता है। और इसमें लिखा है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थलाकृतियां, मतलब ज्वालामुखी जब फटता है या विस्फोट होता है तो उससे जो भी चीजें बन रही होती है वो स्थलाकृतियां कुछ हमें चीजें देखने को मिलती है। जैसे बाह्य स्थलाकृतियां भी होती है, अभियांत्रिक स्थलाकृतियां भी होती है। ठीक है, जैसे बाह्य स्थलाकृति, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति, एक विस्फोट, यानी दरारी उद्गार यानी कि दरारों से जो मैग्मा है धीरे धीरे बाहर निकलता है, ऊपर जाके जो भी बनता है उससे क्या बन रहा है, तो जब ऊपर जाता है लावा पठार जैसा कुछ बनता है, ठीक है, या लावा का मैदान जैसा बनता है। जैसे दक्कन ट्रैप हमने देखा था, पठार बनता है, मैदान बनता है, लेकिन अगर विस्फोट के साथ आ रहा है तो ज्वालामुखी शंकु बनता है, बहुत तेजी से, बहुत ऊंचा शंकु जैसा बनता है, या क्रेटर जैसा बनता है, क्रेटर इसके ऊपर एक गड्ढा जैसा होता है, या क्या बनता है, कॉल्डेरा,
कॉल्डेरा भी क्या है, इसी का विस्तृत रूप होता है। क्रेटा का ही एक बहुत बड़ा भाग रूप होता है। क्या है, कॉल्डेरा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे बाह्य स्थलाकृतियां जो पृथ्वी के बाहर हमको दिखाई दे रही। एक होंगे अभियांत्रिक स्थलाकृतियां, यानी जो पृथ्वी के अंदर बनती है, मतलब मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, अंदर ही जम जाता है। तो क्या बनता है, बेथोलिथ बनता है, लेकोलिथ बनता है, फोकोलिथ बनता है, लोकोलिथ बनता है, सिल्ट शीट बनता है, और क्या है, डाइक। ये सारे पृथ्वी के अंदर ही बन जाते हैं। मतलब मैग्मा जो है ना, पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही किसी किसी तरह से जम जाता है। ठीक है, बाह्य स्थलाकृतियों में लिखा है, जैसे लावा पठार में देखा, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उसमें लावा पठार आया था और लावा मैदान आया था। ठीक है, लावा पठार की बात करते हैं। इसने लिखा है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के समय क्या होता है, भूगर्भ से बेसाल्टिक मैग्मा भूपटल पर क्या है, चादरीय स्वरूप में प्रकट होता है, और तरल होने के कारण क्या होता है कि मतलब क्या है, क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज रूप में ना फैल जाता है। ठीक है, मतलब बाहर निकलता है और ऐसे करके फैलने लगता है। ठीक है, यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर ये परत बनी है, ठीक है, ये काफी मोटी है, थोड़ी सी अधिक गहरी है, तो हम लावा पठार बोल रहे हैं। जैसे कि भारत का आपका दक्कन 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 पठार जो होता है, वो लावा पठार है। ठीक है, यूएसए में कोलंबिया का लावा पठार। ठीक है, अब इसमें लावा मैदान क्या होता है, यदि वृह क्षेत्र में फैला लावा की परत, अगर यहाँ पे गहराई गहराई कम है, मतलब थोड़ा पतला, ठीक है, तो हम लावा का मैदान बोल देंगे। जैसे यूएसए में है आपका स्नैक रिवर प्लेन, ठीक है, वो है ज्वालामुखी से ही है, लावा का ही बना हुआ है। ठीक है, या प्री कैम्बियर शिप, ये उत्तरी कनाडा में आपको दिख जाएगा। कनाडा का है यूएसए के ऊपर। नॉर्थ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ होता है कनाडा, यूएसए होता है, और नीचे होता है मेक्सिको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर केंद्रीय उद्गार से निर्मित स्थल होती है। मतलब गाइस, अब हम कहाँ बात करेंगे, तो ये रहा केंद्रीय उद्गार से, मतलब बहुत तेजी से अगर विस्फोट के साथ हो रहा है, तो हमारे पास क्या क्या है, ज्वालामुखी, शंकु, क्रेटर और कॉल्डेरा बन रहा है। चलिए देखिए क्या है। तो ज्वालामुखी शंकु क्या होता है, शंकु का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकास नाली के चारों ओर, मतलब जहां से मैग्मा निकल रहा है उसी के चारों ओर लावा का क्या है, शंखाकार रूप में जमने से होता है। मतलब वही है कि निकल रहा है और ऐसे करके शंकु जैसा बन रहा है। ठीक है, इसका मध्य भाग क्या है, एक कीपाकार गर्त के रूप में विकसित होता है। मतलब इस तरह से वैसे यहाँ से लावा निकलता है। ठीक है, बाहर से। इसमें क्या है, उपस्थित पदार्थ की रासायनिक संरचना और संगठन के अनुसार ज्वालामुखी शंकु कई प्रकार के होते हैं। जैसे मतलब जो इसमें से लावा निकल रहा है ना, उसकी रासायनिक संरचना और संगठन के आधार पे बहुत टाइप के होते हैं ज्वालामुखी शंकु। जैसे सिंडर शंकु, एक होता है मिश्रित या कंपोजिट शंकु, लावा शंकु, यहाँ पे परिपोषित शंकु, ये होता है इसके प्रकार है। अब इसमें लिखा है गीजर, गेसर या गीजर की बात करते हैं। इसने कहा गीजर गर्भ जल स्रोत होता है जिसका ज्वालामुखी क्रिया से संबंध होता है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में निर्मित दरारों से फुव्वारे के रूप में गर्म जल निकलता है, इसे ही हम गीजर कहते हैं। सपोज यहाँ पे कुछ दरारें बन गई हैं, ठीक है, और दरारों में से क्या होता है आपका, क्या होता है, गर्म जल निकलता है, तो ये गीजर अपने आप निकलता है, फोर्स के साथ अपने आप निकलता है गीजर। कभी कभी इसकी ऊंचाई क्या होती है, सैकड़ों फीट तक हो सकती है, बहुत ऊंचा भी हो सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के में, यूएसए में कहाँ पे, एलो इस स्टोन नेशनल पार्क में क्या है आपका, ओल्ड फेथफुल गीजर, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, याद रखिए, ओल्ड फेथफुल गीजर। ये आप यूएसए में ढूंढ लीजिए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। एक होता है धुआरा, ये क्या होता है, जब ज्वालामुखी के उद्गार से लावा, राख, विखंडित पदार्थ आदि का निकलना समाप्त हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ समय अंतराल यानी कि कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें से भाप और गैस निकलती है। मतलब जब ज्वालामुखी फटफुट के बराबर हो जाता है, उसके थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद क्या होता है, भाप, गैस, ये सब निकलते हैं। और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि धुएं जैसा दिखता है। ठीक है, धुआर धुआरा कहते हैं। तो धुआरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण को माना जा सकता है कि ज्वालामुखी सक्रिय है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है, उसके लास्ट में ये हो गया। इसमें अलास्का के कटमई नेशनल पार्क को क्या है, द सहस्त्र धूम्र घाटी कहा जाता है। ठीक है, आ वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, मतलब उसमें से ऐसे धुआं जैसा निकलता है। ठीक है, इसमें लिखा है धुआरे के साथ क्या है, वाष्प गैस व कुछ खनिज पदार्थ भी निकलते हैं। इसमें क्या है, गंधक बहुत ज्यादा है, प्रमुखता किसकी होती है, गंधक की। ऐसे धुआरे जिसमें अधिक मात्रा में जो है गंधक यानी कि सल्फर निकलता है, तो वो होता है गंधकीय धुआरा, या फिर आपको सोल्फ तारा कहते हैं। ठीक है, अब धुआरे का आर्थिक उपयोग भी होता है, जैसे गंधक और क्या है, बोरिक एसिड प्राप्त कर, हमें यहाँ से गंधक, बोरिक एसिड, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, अब इसमें ज्वालामुखी का विश्व वितरण। अब इसने कहा कि ज्वालामुखी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा।
प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर 80% ज्वालामुखी जो है विनाशकारी किनारे और 15% जो है आपका रचनात्मक किनारे पर और 5% जो है आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। मतलब विनाशकारी विनाशकारी किनारा क्या होता है गाइस? कि अगर कोई संरचना बनी है उसको नष्ट करने का काम होगा तो 80% कुछ ऐसा मिलेगा और 15% रचनात्मक यानी कि कुछ उससे रचना हो रही है, कुछ स्थलाकृतियां बन रही हैं और 5% ऐसा है जो आपको आंतरिक भाग यानी कि किनारे पे ना मिलके बीच में कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये बोला उसने। अब इसने कहा जिसका विभिन्न ज्वालामुखी पेटियों के रूप में विभाजन निम्नलिखित है। देखिए ये वर्ड मैप है, एक बार वर्ड मैप देखते हैं तो सिर्फ लाल कलर से देखेंगे। तो गाइस देखिए पहले हम पहुंच जाते हैं भारत। भारत हमें आसानी से दिखता है, ठीक है, ये हम समझ गए। ये रहा भारत हमारा। भारत के ऊपर ये वाला पूरा एरिया ये हमारा है एशिया। ठीक है, तो भारत के ऊपर वाला एशिया, भारत वाला पूरा एशिया है। एशिया मतलब एरिया जो है एशिया। एशिया के ये नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। इसके इधर मैं हमेशा यूरोप बनाती हूँ, यूरोप के नीचे बनाती हूँ अफ्रीका। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया के बीच या ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच वाला जो भी पोर्शन, ठीक है, ये हमारा होता है, क्या होता है, पैसिफिक ओशन। यूरोप यूरोप, अफ्रीका, साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच वाला होता है आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, बस इतना जानना है। भारत के नीचे होता है हमारा क्या, हिंद महासागरीय। तो पूरी दुनिया जानती है, आई मीन भारत के लोग तो जानते ही, बाकी कुछ जाने ना जाने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिया हमने। अब देखिए ज्वालामुखी कहाँ कहाँ फट रहे हैं। तो गाइस देखिए किनारे किनारे पे, प्लेटों के किनारे किनारे पे, एक ये वाला ये तो एक पूरा रिंग की तरह बनाता है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में एक रिंग जैसा बनता है, अटलांटिक ओशन में एक लाइन जैसा बनता है पूरा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि प्रशांत महासागरीय पेटी, वही जो मैंने रिंग जैसा बनाया, देखो रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है। मतलब लिखा विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र का लगभग, मतलब जितने पूरे विश्व में जितने भी ज्वालामुखी है, उसका 2/3 तो आपको यही मिल जाएगा। प्रशांत महासागर के पूरे पश्चिम में मिल जाएगा, द्वीपों के सहारे मिल जाएगा और इसमें इसे क्या बोलते हैं, अग्नि वलय यानी रिंग ऑफ फायर में बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पेटी जो है माउंट इरेबुस इरेबुस अंटार्कटिका से लेकर दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला व उत्तर अमेरिका के रॉकीज से लेकर अलास्का हो गया, पूर्वी रशिया हो गया, जापान फिलीपींस से होते हुए मध्य, क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिलती है। मतलब इसने कहाँ से शुरू करा, इसने माउंट इरेबुस से स्टार्ट किया। चलो देखें कहाँ। तो गैस ये यहाँ पे कहीं मान लेते हैं माउंट कहाँ है, ठीक है, हम मान लेते हैं माउंट इरेबुस से स्टार्ट करते हैं, या एंडीज से लेकर रॉकीज से लेकर इधर आ जाओ, जापान से लेकर फिर यहाँ पे फिलीपींस वाला एरिया, यहाँ से लेकर पूरा ये वाला इसने नाम दिया। तो ढूंढ लेना कहाँ पे क्या क्या है, ये वाली रिंग का नाम दिया इसने। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप ज्वालामुखी से प्रभावित 40,000 किलोमीटर का क्षेत्र है, घोड़े के नाल की तरह दिखता है। ठीक है, विश्व के अधिकांश भूकंप ज्वालामुखी यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, चाहे सक्रिय हो चाहे सुसुप्त हो। ठीक है, जो प्रशांत महासागर के पूर्वी पश्चिमी किनारे पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब है मध्य महासागरीय पेटी, वो ये हम आ जा रहे हैं। देखिए इस क्षेत्र में क्या होता है, यूरेशियन, अफ्रीकन और इंडियन प्लेट के अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है, ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। इसकी दो शाखाएं हैं, पहली शाखा अटलांटिक महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप समूह तक जाती है और दूसरी स्पेन इटली होते हुए हिमालय की ओर चली जाती है, दक्षिण में प्रशांत महासागर पेटी में मिल जाती है। समझते हैं क्या कह रहे हैं, ये कौन सी शाखा की बात करें। इसने बोला कि ये कहाँ से मिलेगी शाखा, देखिए ये यहाँ से कहीं से मिलेगी, अटलांटिक महासागर वाली है ये पूरी। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, स्पेन, बहुत दिक्कत आती है इसका भी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अटलांटिक महासागर वाली है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेन मिलेगा, इटली मिलेगा, होता हुआ ये यहाँ चला जाएगा। यहाँ के बाद ये कहाँ आता है, ये वाली है। फिर यहाँ पे हिमालय, हिमालय के बाद ऐसे हुए होते हुए ये प्रशांत महासागर में चली गई। यही बोला है इसने, नहीं तो आप दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है, अब इस पेटी के हिमालयन क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती। अब आप ऐसे ही देख लो कि हमारे हिमालय में नहीं होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, प्लेटों का क्षेपण उस गहराई में नहीं होता। मतलब प्लेटें जो है नीचे की तरफ उतनी गहराई तक नहीं जा पाती, जहां तापमान बहुत ज्यादा हो जाए, प्लेटें गल जाए, मैग्मा की उत्पत्ति और मैग्मा बाहर निकल जाए। जिस अनुपात में जहाँ पे ज्वालामुखी होती है, मतलब प्लेटें बहुत गहराई तक नहीं जा पाती यहाँ पे, इसलिए ज्वालामुखी जैसा आपको नहीं दिखेगा कुछ। मध्य अटलांटिक मेखला महासागरीय कटक ज्वालामुखी, मतलब इस क्षेत्र में क्या है, रचनात्मक प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, जिसमें अपसरण से ब्रंशन घाटी और क्या है, महासागरीय कटक का निर्माण होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी निम्नलिखित है। आइसलैंड का क्या है,
हेक्ला, लॉकी ज्वालामुखी और यहाँ दक्षिण अटलांटिक महासागर का आपका सेंट हेलेना, ये 2 हो गए। ठीक है, अटलांटिक महासागर के आगे आसपास आप देख लेना, जैसे कि आइसलैंड कहाँ दिखेगा गाइस, ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, देखो ये आपका है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के पास यहाँ आइसलैंड दिख जाएगा। एक तो इसने यहाँ की बात करी, एक कहीं दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब भूकंप और ज्वालामुखी में संबंध क्या है भैया, तो गाइस अभी कितना बचा है ये भी देखना जरा, अभी बहुत पास तो ज्यादा नहीं है, कंप्लीट कर लेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए भूकंप ज्वालामुखी में संबंध की बात करें तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें प्लेटें चल रही हैं के द्वारा क्या है भूकंप और ज्वालामुखी के अंतर संबंध की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। मतलब है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है उससे हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में संबंध है क्या। इसके अनुसार क्या है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा आंतरिक परतों को तोड़ता हुआ सतह पर आता है तो दो परतों के टूटने के क्रम में क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। इससे ज्वालामुखी से प्रभावित सभी क्षेत्रों में भूकंप आपको दिखते हैं। और जब मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा तो हलचल होगी ऑब्वियसली, तो भूकंप सा आता है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आएगा ही आएगा। वहीं भूकंप से प्रभावित सभी क्षेत्रों में ज्वालामुखी आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी प्लेटों का क्षेपण बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं हो पाता, जैसे हिमालय वाला एरिया हमने बोला था, जिससे कि जो है प्लेट गलकर जो है मैग्मा में परिवर्तित हो सके। ठीक है, मतलब इतना अंदर तक प्लेट नहीं जा पाती कि वो मैग्मा में बदल जाए। साथ ही जहां ज्वालामुखीता का संबंध केवल अपसारी ज्वालामुखीता का संबंध केवल अपसारी सॉरी अभिसारी और अपसारी अभिसारी में देखिए, इसमें महाद्वीपीय टक्कर को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभिसारी और अपसारी प्लेट संचलन से है, वहीं भूकंप का संबंध क्या है, प्लेट सीमाओं से है। सभी प्लेट सीमाओं से, चाहे कोई सी भी हो। ठीक है, अब इसी प्रकार सभी ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भूकंप प्रभावित होते हैं, लेकिन जितने भी भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वो ज्वालामुखी प्रभावित नहीं होते। यानी इसने ये कहा कि जहां ज्वालामुखी आएगी वहां भूकंप तो आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है जहां भूकंप आ रहा है वहां ज्वालामुखी भी आए। बस इतनी सी बात इतने यहाँ पे समझाइए। अब इसमें विश्व के कुछ ज्वालामुखी की बात करिए, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, ये कहाँ पे है, आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। वहां पे है आपका ओजिस डेल सलाडो। ठीक है, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोस्टारिका, कोस्टारिका आपको कहाँ मिल जाएगा, जब आप नॉर्थ अमेरिका बनाते हैं, साउथ अमेरिका बनाते हैं, बीच में आपको मिल जाएगा कहीं, वहां पे आपका एरेनल और इराजू। फिर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो पता है साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में मिल जाएगा, वहां पे आपका। तो वहां पे गाइस कौन सा है, क्राकाटाउ, कौन सा है गाइस, क्राकाटाउ ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। कोटोपैक्सी आपको कहाँ मिलेगा, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। जैसे ही आप साउथ अमेरिका खोलेंगे आपको दिख जाएगा आराम से। हवाई द्वीप भी आपको दिख जाएगा, अमेरिका का ही पार्ट है, यूएसए। यहाँ पे किलायू इंपॉर्टेंट है। तंजानिया कहाँ मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिल जाएगा आपको, वहां पे है किलिमंजारो। फिर यहाँ पे है कैमरून, कैमरून भी अफ्रीका में, यह है माउंट कैमरून मिल जाएगा यहाँ पे। फिर है पापुआ न्यू गिनी, ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखते हैं उसके ऊपर दिख जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा है, माउंट लेमिंगटन। ठीक है, सिसिली, इटली, इटली कहाँ मिलेगा आपको, यूरोप में नीचे की तरफ दिखेगा। ठीक है, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर, यूरोप में नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ है माउंट एटना। फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका तो बिल्कुल ही नीचे दिखता है बर्फ का। ठीक है, यहाँ पे है इरेबुस, माउंट इरेबुस। संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप में मिल जाएगा, वहां पे माउंट सेंट हेलेंस। ठीक है, फिलीपींस आप जानते हैं एशिया में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ पे माउंट पिनाटुबो। फिर यूएसए में क्या है, माउंट रेनियर। फिर हवाई द्वीप में है मोना लाओ, हवाई हवाई द्वीप आपको पता है यूएसए के साइड में मिल जाएगा आपको, द्वीप समूह है। ठीक है, अब इंडोनेशिया आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया में है, माउंट क्या है, कैलीमुटू। जापान भी आप जानते हैं कहाँ पे, चाइना के साइड में आपको जापान दिख जाएगा, यहाँ पे माउंट फ्यूजियामा। ठीक है, और फिर है इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चिम्बराजो। फिर इटली आप जानते ही हैं, वहां पे विसुवियस क्या है, नेपल्स की खाड़ी में मिलेगा, नेपल्स की खाड़ी, इटली, ये सब आपको दिख जाएगा, यूरोप में दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है आपका, विसुवियस। ठीक है, फिलीपींस आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया, माउंट ताल। फिर म्यांमार भी आपको पता है हमारा पड़ोसी है, यहाँ पे माउंट पोपा। फिर है लिपारी द्वीप समूह जो कि इटली का ही है, तो यहाँ पे मिलेगा स्ट्रम्बोली। ठीक है, भूमध्य महासागर में। ईरान आपको पता है कहाँ है, नहीं पता तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इतना आपको पता होना चाहिए, देमबंद। ठीक है, ग्वाटेमाला हो गया, मेक्सिको, ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे है टकाना। अलास्का कहाँ है गाइस, ये यूएसए का ही एक पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में ऊपर की साइड दिखेगा, यहाँ पे है ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका, तो ये है अलास्का। यहाँ पे यूएसए ना उसी का एक पार्ट है ये अलास्का। ठीक है,
फिर उसके बाद हम आते हैं यूएसए, आपको पता है माउंट शास्ता हो गया, माउंट हुड हो गए, सब बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी है जो आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस साउथ, आपको पता है कहाँ पे, यहाँ पे है मेयो। फिर है आइसलैंड, आइसलैंड आपको यूरोप के पड़ोस में मिलेगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे है हेक्ला लॉकी, मतलब ये आपका यूरोप है, तो यूरोप के इधर कहीं पे मिल जाएगा आपको आइसलैंड, ग्रीनलैंड के पास। यूएसए आपको पता है यहाँ पे है लेसन पीक। फिर इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा, यहाँ पे है सेमेरू। फिर है इंडोनेशिया, ये भी आपको पता है मेरापी। मैक्सिको में है कोलीमा, मतलब आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ऊपर है कनाडा, फिर आता है यूएसए, उसके नीचे आता है मैक्सिको। चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे है पेरू, पेरू कहाँ मिलेगा, जब आप बनाएंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आपको मिल जाता है पेरू, साउथ अमेरिका में। यहाँ पे है सबन काया। फिर ईरान आपको पता ही है, यहाँ पे है अल बुर्ज। फिर है मलेशिया, ये मलेशिया कहाँ पे गाइस, इंडोनेशिया वाला है, वहीं पे आपको मिल जाएगा मलेशिया। यहाँ पे है कीना बालू। फिर अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में आएंगे, ये रहा अर्जेंटीना, ये है एकांकागुआ। ठीक है, यहाँ पे है एकांकागुआ। इस संबंधित शब्दावली, मैग्मा क्या होता है, लावा। मैग्मा एक क्या है, गर्म गलित पदार्थ है। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जब वही मैग्मा बाहर की तरफ निकल आता है और ठंडा हो जाता है ना, तो उसको हम लावा, बाहर आने के बाद उसे लावा बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर उसे मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या दाब में कमी या दोनों के कारण होती है, और ये पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है, सतह के नीचे। जब मैग्मा ना सतह पर पहुंचता है तो उसे हम मैग्मा ना बोल के क्या बोलते हैं, लावा। मैग्मा में क्या है, सिलिका की मात्रा जो है उसकी अम्लता या गाढ़ेपन को बताती है, यानी कि सिलिका अधिक अम्लीय, ज्यादा गाढ़ापन अधिक। ठीक है, सिलिका का कम अम्लीय, कम गाढ़ा। इसमें गाढ़ा मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए क्या होता है, विस्फोट के संग ज्वालामुखी उद्गार करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, डायोराइट, एंडेसाइट, ग्रेनाइट, रायोलाइट से निर्मित चट्टानों और संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, विस्फोट के संग जो हो रहा है उससे ये टाइप की चट्टानें बन रही है। जब तरल मैग्मा क्षारीय है और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही है, तो उससे क्या है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना बनती है। कैसी, बेसाल्ट, यानी पठार हो गया, महासागरीय कटक, ऐसा कुछ बनता है। अच्छा, ज्वालामुखी बम क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के जो बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जब ज्वालामुखी मतलब लावा निकलता है तो उससे चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े भी निकलते हैं, ज्वालामुखी बम कहते हैं। ये गर्म गलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे सतह पर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होकर के ठोस अवस्था में बन जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। और इसमें लिखा है लैपिली, लैपिली क्या है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित निष्कर्षित लगभग मटर के दाने के बराबर के ठोस लावा चट्टानें, इसे हम बोलते हैं मटर के दाने के बराबर होती है लैपेली। ठीक है, फ्यूमिस, ये क्या होता है, ये लावा के झाग से बने होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जल के घनत्व से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये जल के ऊपर तैरता है। धूल राख, अति महीन चट्टानी कण जो हवा के साथ उड़ सकते हैं, धूल राख कहलाते हैं। फिर है पायरोक्लाइड, सॉरी, पायरो क्लास्ट। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाले चट्टानों के बड़े टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्ट। अब क्वेश्चन आंसर की बात आ गई गाइस, चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन है, ज्यादा, अरे ये तो बहुत कम है गाइस। ठीक है, जरा से क्वेश्चन है, कुछ 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा पृथ्वी के अंदर पिघले पिघले पदार्थ को कहते हैं, जो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर है तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा। तो निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो वैसे माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, अब इसमें ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, माउंट सेंट हेलेंस, तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे है गाइस, यूएसए में। फिर मोना लाओ, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे मिलेगी, हवाई। फिर इसमें लिखा है कि मैच कराना है, तो इसमें माउंट किनाबालू, किनाबालू कहाँ पे है गाइस, माउंट किनाबालू है आपका मलेशिया में, राइट। फिर उसके बाद है माउंट, सॉरी, अलबुर्ज, अल अल अलबुर्ज कहाँ है दोस्तों, अलबुर्ज है हमारा ईरान में। फिर है एकांकागुआ, एकांकागुआ आपका है अर्जेंटीना में, और किलिमंजारो है तंजानिया अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते, ओके, ओके, तो ओके, तो गाइस यहाँ पे ज्वालामुखी और देश लिखे, ये सबन का है, सबन
काया कहाँ पे है आपका? पेरू। पेरू कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिल जाएगा। माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ है आपका? यह है इटली, यूरोप में मिल जाएगा। फिर है कोलीमा। कोलीमा आपका है मेक्सिको में, ये नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएगा। फिर है मेरापी। मेरापी इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में मिल जाएगा। फिर भूकंप के समय किस तरंगों का जो है उद्भव होता है जब भूकंप आता है? तो PSL ऐसे होता है ना, तो कहाँ लिखा है PSL? ढूंढिए भाई। PSL होता है, ठीक है। फिर भूकंप की तीव्रता का मापन हम किस पे करते हैं? रिक्टर स्केल पे करते हैं। और इसमें लिखा है पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब भूकंपीय तरंग, जैसे पृथ्वी यहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पे ऊपर जो ये वाला भाग होता है जहाँ सबसे पहले हम महसूस करते हैं तरंग को, उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर, यानी कि अधिकेंद्र। हिंदी में अधिकेंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं एपिसेंटर। तो गाइस ये देखिए पूरा चैप्टर हमारा हो गया खत्म। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा वीडियो को। तो गाइस बस मेरी आप लोगों से इतनी विनती है, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, ठीक है। देखते बहुत लोग हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब इतने लोग नहीं करते। मैं चाहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट चैप्टर है वो महाद्वीपीय महासागरीय संचलन की, हम यहाँ पे बात करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।